वेलकम टू माय चैनल विजडम वर्ल्ड एनएस। सो गाइस, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन पॉलिटी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे सिलेबस का। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं वो सभी जानते हैं कि पॉलिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो 11th 12th बेस्ड क्वालिफिकेशन पे हो, ग्रेजुएशन बेस्ड क्वालिफिकेशन पे हो, चाहे फिर वो किसी और ज़्यादा अपर लेवल के जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो न्यू एडिशन आया है इंडियन पॉलिटी का, दैट इज द 8th एडिशन 2025 बाय एम लक्ष्मीकांत। तो इसको हम इस पूरी सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको देखो तो यहाँ से हमें पता चलेगा, जस्ट अ मिनट, कि यहाँ पे क्या है। इस बुक में क्या होता है, कुछ सेक्शंस रहती है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज से हम लोग किसको कवर करने की कोशिश करेंगे, पार्ट 1 को, जो क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वाला जो पोर्शन रहता है इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमेशा से क्या रहता है, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलती है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द salient features, preamble, union and its territory, citizenship, fundamental rights, directive principles of state policies, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पूरे 12 चैप्टर्स जो हैं, ये कुल मिला के जो 12 चैप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। आप एक तो मैंने अब बोला कि आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से लेके एक आप यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम भी कवर दे रहे हो, तब भी आपको ये चीज़ें क्या आएंगी, काम आएंगी। और स्पेशली उन बच्चों को काम आएंगी जो लोग क्या है, इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है और बाकी की जानकारी नहीं है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दैट इज द चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये चैप्टर क्या बोलता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे कैसे 1608 एज ए ट्रेडर। देखो हमें सबको पता है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी इसी के साथ चलेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो थोड़ा बहुत वो भी पोर्शन इसके साथ चलेगा। तो क्या होता है, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो होती हैं, वो क्या करती है, एक चार्टर ग्रांट करती हैं। कौन करती है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1600 में एक चार्टर ग्रांट करती हैं कुछ मर्चेंट्स जो है यूरोप के, उनको, और बोलती है कि आप क्या करो, ईस्ट में जाके ट्रेड करो। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, एक कंपनी को लेके एज ए ट्रेडर, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली पूरा नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, ये कंपनी जो है एज ए ट्रेडर रूल करती जाती है, सॉरी एज ए ट्रेडर यहाँ पे वर्क करती है कुछ टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे ही 1765 का टाइम आता है, तो कंपनी जो है उनको क्या मिल जाते हैं, कुछ राइट्स मिल जाते हैं, जिनको बोला जाता है दीवानी। ठीक है, दीवानी ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है कि ये जो टर्म है दीवानी, इसका मतलब है क्या। तो दीवानी क्या है, बेसिकली ये राइट्स होते हैं ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, यानी कि जो कंपनी थी, इनको कुछ राइट्स मिल गए थे रेवेन्यू और सिविल जस्टिस को लेके। ठीक है, यानी कि आपको कर भी इकट्ठा करना है, आप लोगों के कुछ मसलों को सुलझा भी सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज के, को पर्टिकुलर एरियाज कौन से थे, बंगाल, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो ये 3 एरिया जो थे, इनको क्या मिल गए थे, राइट मिल गए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से इनका एक नया रोल शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये स्टार्ट होते हैं एज ए टेरिटोरियल पावर। अपने आप को ये टेरिटरी ऑक्युपाई करने के इनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि हाँ भाई, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरिटरी को ऑक्युपाई कर सकते हैं। फिर क्या होता है, 1858 में क्या हो जाती है, स्पॉइल म्यूटिनी हो जाती है। बेसिकली क्या देखने को मिलता है, 1857 का विद्रोह। ठीक है, हिस्ट्री के जो बच्चे फेमिलियर है उनको पता है, 1857 में एक क्रांतिकर क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था। तो जिसमें ये जो ब्रिटिश क्राउन जो थे, इन्होंने क्या कर लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी पूरे इंडिया को चलाने की। ठीक है, अब ये जो रूल था, ये कब तक चला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, जब ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर 15 अगस्त 1947 तक चला।
अब इसमें अगर हम देखें कि पूरा का पूरा जो ये सीन था कि ये इतना देर तक रूल करा, फिर ये रूल खत्म कैसे हुआ, तो उसमें क्या था, 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें बना के दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था जब वजूद में आया तब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। आज इंडिया क्या है, एक इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें मिला है, जिसको आज हम अपना बोलते हैं कि हाँ नहीं जी इंडिया का एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उससे पहले जो एक पूरी एक सीरीज चलती आ रही थी, उस पूरी सीरीज को हमने क्या किया है, चेंज करा है दो हिस्सों में, जिसमें हमने बोला था एक हमारे पास क्या है, कंपनी रूल है, ठीक है, दूसरे को हमने बोला है क्राउन रूल की फॉर्म में, ठीक है। कंपनी रूल को हमने कैसे बोला है कि 1773 से लेके 1858 का जो पीरियड था, यानी कि 1773 ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दीवानी राइट्स मिलने के बाद का जो पीरियड था, और 1857 का रिवॉल्ट का देखने के बाद तक का जो पीरियड था, जब तक के क्राउन ने अपने हाथ में पावर नहीं ली थी, 1858 तक का, उस टाइम तक क्या कौन रूल कर रहा था इंडिया के अंदर, कंपनी रूल कर रही थी। क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड expanding their territorial power, as well as they were started growing as a responsible government in the country, right? ठीक है। अब दूसरा क्या था, देन जब शिफ्ट देखने को मिला था 1857 के बाद, यानी कि 1858 से लेके 1947 तक जो रूल था वो किसका रहा था, क्राउन रूल का। वो भी यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब बात करते हैं हम किसकी, जस्ट अ मिनट, काफी नीचे रखा हुआ। Yes, now we will come back, sorry for the break। तो अभी तक जो हमने देखा, क्या देखा कि रूल्स जो थे वो बनाए गए थे कंट्री को चलाने के लिए, जिसमें एक कंपनी रूल आता है सबसे पहले, और उसके बाद क्राउन। अब पहले बात करते हैं हम कंपनी रूल की, जो कब से स्टार्ट हुआ था, 1773 से, और एंड कब होता है, 1858। तो सबसे पहले ये जो एक्ट्स आए थे, सबसे पहले जो एक्ट आया था वो कौन सा था हमारे पास, वो था हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। ये जो एक्ट था, इसमें हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तो फर्स्ट स्टेप लिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो देखा जाए तो ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद से लॉ नहीं लाया था, बल्कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ब्रिटेन में बैठी, उन्होंने देखा कि
कंपनी जो है वो अपनी तरफ से अपने तरीके से इंडिया में चल रही है, तो उनको कंट्रोल करने की क्या है ज़रूरत है। तो इसलिए इनके जो काम करने का तरीका था उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट प्रोविजन ये था। सेकेंड उसका रीज़न क्या था इस लॉ को लाने का, कि इन्होंने पहली बार ये बोला था कि जो कंपनी है उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है उनको क्या मिली थी, रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। ठीक है, तो रिकॉग्निशन पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कौन से हैं, राइट। थर्ड है कि इसमें क्या रखा गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की नींव रखी गई थी। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो भी, देखो पहले क्या था ना कि कंट्री को एक कंट्री के तौर पे नहीं जाना जाता था। ठीक है, इंडिया को एक कंट्री के तौर पे नहीं देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या होते थे, अलग अलग प्रोविंसेस होते थे। अब जब अलग अलग प्रोविंसेस हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो देखने को मिलती थी कि बार बार चेंजेस आ रही है। ठीक है, हर राजा जो था वो अलग अलग राजा जो था वो अपने अपने, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते थे, राजाज होते थे ना, तो ये जो राजाज थे, तो ये राजाज क्या करते थे, अपनी मर्जी से कभी भी अपनी अकॉर्डिंगली डिसीजंस जो थे वो ले लेते थे। तो ये जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स का जो कंसेप्ट था वो चलता था। अब इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्ट के फीचर्स क्या है। अब इस एक्ट में क्या रखा गया, सबसे पहले क्या होता था, गवर्नर होता था बंगाल का। बंगाल जो था वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। ठीक है, अगर आप बंगाल को देखें तो बंगाल जो था उस टाइम पे बहुत बड़ा एरिया था, मान लो ये बंगाल। तो इस बंगाल को चलाने के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत थी, एक गवर्नर की ज़रूरत थी, जो एक आदमी अपॉइंट किया जाता था, एक पोस्ट थी, दैट इज द गवर्नर। अब ये जो गवर्नर थे इनको क्या बोला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। अब इनकी पोजीशन को चेंज करके इन्होंने क्या बोला, नहीं, आज से ये गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं कहलाएंगे, बल्कि इनको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनको क्या करेंगे, कुछ 4 मेंबर्स जो होंगे वो इनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इनको 4 मेंबर असिस्ट करेंगे, ताकि ये कंट्री को अच्छे से चला पाए। अब इसके बाद बोलते हैं कि पहले लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे इस केस में कौन बने। ठीक है, अब आप देखो तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे पास कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। ये स्टेटमेंट बहुत बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इवन के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको उनमें भी क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ही वाज लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। तो ये नाम हमने नहीं भूलना है। देन इसके बाद हम बोलते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, तो इनको हमने बोला तो था कि 4 बंदे इनको असिस्ट करेंगे, कितने मेंबर्स असिस्ट करेंगे, 4 करेंगे। लेकिन इन्हीं के अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, इनके नीचे क्या होंगी, 2 प्रेसिडेंसीज और होंगी। कितनी होंगी, 2। कौन सी होंगी, ठीक है, इन्होंने बोला इन गवर्नर जनरल के नीचे कौन आएगा, बॉम्बे। ठीक है, डैट जिसको आज आप मुंबई बोलते हो, पुराना नाम क्या, बॉम्बे है। देन उसके बाद मद्रास। मद्रास को आजकल किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, चेन्नई के नाम से। तो मद्रास, ठीक है, अब इसके नीचे क्या आया, बॉम्बे और मद्रास। अब इन्होंने बोला कि दोनों प्रेसिडेंसी क्या करेंगी, इनके कंट्रोल में रहेंगी। अब इनके क्या होंगे, जैसे बंगाल का गवर्नर था, तो इन प्रेसिडेंसी के भी क्या थे, गवर्नर थे, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास वाज अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इनको रख दिया गया। हालांकि पहले क्या था, ये तीनों प्रेसिडेंसी अपने अपने तरीके से काम करें। अब इसके बाद हमने बोला यहाँ पे क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट होगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस रहेंगे। यानी कि इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ओपन किया जाएगा, कब किया जाएगा, 1774 में किया जाएगा, जिसमें जो एक लिमिट हो रखी जाएगी जजेस की, वो कौन होंगे, 1+3
3, यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 3 क्या हो जाएंगे हमारे अदर जस्टिस, सॉरी अदर जजेस। अब ये बोलता है कि ये क्या करेगा, सर्वेंट्स जो है कंपनी के उनको मना कर देते हैं कि आप किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में, इनके अपना कोई पर्सनल काम जो प्राइवेट ट्रेड्स हैं वो नहीं कर सकते, या फिर किसी भी तरह के नेटिव्स, नेटिव्स कौन थे, नेटिव्स यहाँ पे कौन है, जो हमारे प्रिंसिपल रूलर्स हैं, उनसे आप किसी भी तरह से कोई भी प्रेजेंट, तोहफे, उपहार या कोई भी ब्राइड वगैरह जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, आज भी हमें पता है, अगर आप देखोगे कुछ जजेस वगैरह हैं, जो कोई रेपुटेड पोस्ट पे जो लोग बैठे होते हैं उनको मना होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं या कोई भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी के ऑफिसर्स हैं, उनको मना है कि वो किसी भी तरह का ब्राइब या कोई भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट्स वगैरह जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन इसके बाद ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, जिसमें ये क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करेंगे, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। तो आप देखो इन्होंने कंट्रोल करना था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 का, इसका एक मकसद ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रिटेन से उठ के यहाँ पे तो आएंगे नहीं कंट्रोल करें, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाई, कंपनी के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई, जिसको क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया। अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा गया कि वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, अपने रिपोर्ट देंगे किसको, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को लेके इंडिया की, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन इट्स मिलिट्री, किसके ऊपर रिपोर्ट होगी, 3 सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अब देखो अमेंडिंग एक्ट है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट है ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो किसी चीज़ में अमेंडमेंट क्या होती है, चेंजेस लाना। अब किस में ये चेंजेस ला रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास 1773 का एक्ट आया था, इसमें हमें क्या किया है, इसमें कुछ क्या रहेगी, कमियाँ रह गई, इसको हम कमियों को क्या करना था, ठीक करना था, जिसके लिए हमें क्या चाहिए था, इस एक्ट में चेंजेस लाने की क्या है ज़रूरत है। अब ये जो एक्ट था, इसको अमेंडमेंट एक्ट, ये कहाँ पे पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, और इस एक्ट का नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जहाँ फिर इसको क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहा गया इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। क्लियर। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें थी जो यहाँ पे ठीक गई थी। इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल और जो उसकी काउंसिल है, वहाँ पे देखो बात किसकी करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को बनाने की। ठीक है, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके जुडिक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, निकाल देंगे बाहर किसको, गवर्नर जनरल को और उसके काउंसिल को। उसके काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर्स थे। किसके यूरिडिक्शन से, फ्रॉम द यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। क्यों बाहर रखेंगे, क्योंकि जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, उनके बेसिस पे अगर जो वो काम कर रहे हैं, उससे हम उनको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से। सिमिलरली अगर हम देखें, ये एग्जाम्प्ट करता है सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द ऑफिशियल एक्शंस। फिर इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको भी उनके ऑफिशियल एक्शंस लेने के लिए उनको भी क्या करा, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर। ठीक है, फिर इन्होंने बोला, एक्सक्लूड किया रेवेन्यू मैटर्स को, और मैटर्स जो किसमें थे, जो आ रहे थे मसले, राइज हो रहे थे, नए नए निकल के आ रहे थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने में से, फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा क्यों किया, देखो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का काम क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, कोर्ट्स का काम क्या है, जस्टिस देना। अब ये जो कोर्ट्स होंगे, जब इनको जस्टिस देना है, तो ये तो यही देखेंगे कि किसने सही किया और किसने
गलत किया, राइट। लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता है कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पता है कि रेवेन्यू हमें कहाँ से जनरेट होगा, इंडिया से जनरेट होगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी है, जो भी रेवेन्यू के रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उनको जुडिक्शन से बाहर रखती है, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि ये यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसके ठीक है, इट एक्सक्लूडेड द मैटर्स ऑफ रेवेन्यू मैटर्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। अब कलकत्ता के लोगों के लिए जो भी थी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि इन्होंने भी बोला कि इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। उन्होंने यहाँ तक बोला कि कलकत्ता के लोगों के लिए भाई आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, लेकिन उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली, कि देखो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आप ये देखो कि जो पर्टिकुलरली, क्योंकि हर जगह पे किसकी बात होती थी, हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी की। तो इन्होंने बोला कि जो हिंदूज हैं उनको आप ट्राई करो, उनका ट्रायल हो किसके बेसिस पे, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली, जबकि मुस्लिम्स जो है उनको आप देखो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंगली, यानी कि इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके अलावा अपील्स जो थी प्रोविंशियल कोर्ट्स जो है, यानी कि जैसे आज भी हम हायरार्की देखते हैं ना, कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें कौन सा मिलते हैं, हाई कोर्ट मिलते हैं, हाई कोर्ट के नीचे हमें मुंसिफ कोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे कोर्ट्स की जो हायरार्की है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये बोलते हैं कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील्स हैं वो भी आप सुनोगे, could be taken to the governor general and sorry could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। यहाँ पे उस आज के ज़माने में क्या बोला हमने कि सुप्रीम कोर्ट, अगर देखो आपकी कोई अपील है, आप हाई कोर्ट से हम उठ के कहाँ पे चले जाते हैं, हम हाई कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब से मुंसिफ कोर्ट में होंगे तो मुंसिफ कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, तो वहाँ से उठ के मिलके लोअर कोर्ट से हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई अपील करनी है प्रोविंशियल कोर्ट्स को, तो वो कहाँ पे जाएंगे, प्रोविंशियल कोर्ट्स गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास जाएंगे, ना के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोविंशियल कोर्ट्स नहीं जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पावर दी किसको, गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को, कि वो क्या करे, रेगुलेशंस बनाए। किसके लिए रेगुलेशंस बनाएगा, प्रोविंशियल कोर्ट्स और उसके काउंसिल्स को लेके, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा 1773 के एक्ट ने क्या कहा और उसके अमेंडमेंट में क्या चीज़ें आई, ठीक है। अमेंडमेंट जो भी थी वो पर्टिकुलरली किसको लेके थी, सुप्रीम कोर्ट को लेके थी, जिसमें कंपनी को बाहर रखा गया, कंपनी के ऑफिशियल्स को बाहर कर दिया गया, रेवेन्यू मैटर्स को उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ट्रायल जो होगा कोलकाता में उसकी जुडिक्शन बढ़ा दी गई, और ट्रायल जो होगा लोगों का उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली होगा। और गवर्नर जनरल के काउंसिल को बोला गया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील्स होंगी वो आप सुनो, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रोविंशियल कोर्ट्स को लेकर जो भी रेगुलेशंस वगैरह लानी है वो आप ला सकते हो, जहाँ इवन कि अपने काउंसिल्स के लिए भी ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एक्ट आता है, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम इस एक्ट को देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ये एक्ट क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हमने देखो देखो जब कंट्रोल की बारी आई थी ना, तो इन्होंने कंट्रोल कहाँ पे रखा था कि कोई बात नहीं, हम लोग जो भी चल रहा है सिस्टम, जो कंपनी है उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंट्रोल रखेगा, क्योंकि वही उसके ऊपर क्या करेगा, रिपोर्ट दर्ज जो है वो करवाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, कंपनी के जो ऑफिशियल और कमर्शियल फंक्शंस हैं, यानी कि हमारी जो कंपनी है, अगर ये दो तरह के काम परफॉर्म कर रही है, जिसमें ये कौन से काम परफॉर्म कर रही है, ये काम परफॉर्म कर रही है कौन से
एक तो कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल काम परफॉर्म करिए। दूसरा ये हमारे साथ कौन से करी है, ये हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स भी कर रही है, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स भी कर रही है, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स है इनको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, इनको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आपने इनको क्या कर दो, अलग अलग कर दिया इस एक्ट के अंदर। फिर उन्होंने बोला जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब ये जो कमर्शियल अफेयर्स हैं इनको कौन चलाएगा, ठीक है, अलग तो आपने कर दिया, ठीक है, इनको काम बांट दिया, ये कमर्शियल अफेयर्स को चलाएगा क्या, कौन, फिर उन्होंने बोला COD, ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किसको चलाएंगे, कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को चलाएंगे, ठीक है। कमर्शियल अफेयर्स को चलाने के लिए हमारे पास बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अब हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन चलाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स है इनको कौन चलाएगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक नई बॉडी बनाएंगे जिसको क्या कहा जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि BOC, ऐसे याद रखने के लिए हम लोग एक्रोनियम बना रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स जो होंगे कंपनी के उनको कंट्रोल करेंगे। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे क्या कह दिया गया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस लॉ के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो आ गया, ठीक। अब इस पे बात ये क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, अभी ने बोला ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हमारे पास हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर क्या करेंगे, गवर्नमेंट के या फिर रेवेन्यू पोजीशंस जो होंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको पूरी देख रेख जो है वो करेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट से हमें क्या मिलता है, सिग्निफिकेंट है दो रीजंस की वजह से। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, फर्स्ट टाइम उनको क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, फॉर पहली बार इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन टेरिटरीज को कंट्रोल कर दी थी उनको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने अपने क्या किया था, वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पूरा का पूरा कंट्रोल उसी का है, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर भी, और कंपनी जिस तरीके से इंडिया के अंदर वर्क करी है उस पर भी, ठीक है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, होप सो। नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं, 1786 एक्ट है, ठीक है। आगे आगे कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मोस्टली कितना होता है। 1786 का एक्ट, अब हम बोलते हैं 1760 एक्ट, सॉरी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवेल्स जो थे उनको अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गई, जैसे हमने ऊपर देखा था, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवेल्स जो है वो बंगाल के क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब जैसे ही ये गवर्नर जनरल बनता है तो ये क्या करते हैं, दो डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि हमें क्या दो भाई, पावर होनी चाहिए हमारे पास कि हम अपने काउंसिल्स के क्या लें, कुछ स्पेशल केसेस में हम उनकी डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारी काउंसिल कोई डिसीजन लेती है और अगर कोई सिचुएशंस वैसे आती है तो हम उसके ऊपर अपना कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और हमें क्या बना देना चाहिए, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, ठीक है। अब जब ये दो बातें जो है वो कौन बोलते हैं, हमारे लॉर्ड कॉर्नवेल्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे बंगाल के। तो इसको रिलेटेड ये क्या आता है, ये एक्ट आता है और इसमें प्रोविजंस रखे जाते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ 1786 वाज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन, और 1786 के एक्ट के अंदर ये दोनों प्रोविजन जो है वो बना दी जाते हैं कि इनके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर मिल जाती है कि वो ओवरराइड कर सकते हैं डिसीजंस को, और उनको क्या बोल देते हैं कि वो क्या रहेंगे, कमांडर इन चीफ रहेंगे, इनके आर्मी के कमांडर भी वो खुद रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट एक्ट आता है, दैट इज नोन एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है।
अब चार्टर एक्ट जो था 1793 का, ये क्या बोलता है, ठीक है, ये बोलता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवेल्स को उसकी काउंसिल्स को जो पावर मिली थी उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओवरराइडिंग पावर जो थी लॉर्ड कॉर्नवेल्स को, जो उसकी काउंसिल को दी थी, इन्होंने बोला कि सिर्फ उनकी काउंसिल्स को नहीं रहेगी, बल्कि जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स आएंगे उन सब के पास ये पावर रहेगी कि वो डिसीजंस को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स होंगे और जो गवर्नर होंगे प्रेसिडेंसीज के, उन सब के पास ये जो है वो पावर जो थी उनको क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दी और कंट्रोल दे दिया गवर्नमेंट्स जो थी उसके स्वार्डिनेट प्रोविंसेस पे। तो स्वार्डिनेट प्रोविंसेस कौन सी थी, बंगाल के नीचे कौन था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे था, उनके ऊपर फुल फ्लेज कंट्रोल किसका आ गया था, गवर्नर जनरल का आ गया। इसके अलावा जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इंडिया में 20 ईयर्स के लिए, उसको भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, यानी कि जो ट्रेड कंपनी का इंडिया में चल रहा था उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। कितने टाइम के लिए किया गया, ये किया गया 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। Commander in Chief was not to be member of the Governor General Council unless he was so appointed. इन्होंने बोला कि कमांडर इन चीफ जो था वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल्स की काउंसिल्स का जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा वहाँ पे, तब तक। देन इन्होंने बोला मेंबर्स जो होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनके स्टाफ को, उनको भी क्या होगा, हैंस फोर्स टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। उनको जो तनख्वाहें मिलेंगी वो कहाँ से मिलेगी, इंडियन रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा उसी से उनको क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इस एक्ट ऑफ प्रोविजंस थे, मेन प्रोविजंस। देन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सॉरी। अब 1830 का एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, कुछ प्रोविजंस। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली किसके पास थी, कंपनी के पास थी, उसको अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर देते हैं, अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। अब जब ये इसको खत्म कर देते हैं, देन उसके बाद हम बोलते हैं asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India। जो ब्रिटिश पोजेशंस थी इंडिया के अंदर, उसमें सॉवरेंटी किसकी शो हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन की होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अलो करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो इंडिया में आए। किस पर्पस के लिए आए, कि लोगों को एनलाइटमेंट करना। ऐसा क्यों था कि इनको क्या लगा कि एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, तो अलाइटमेंट की जरूरत क्यों थी, बिकॉज इंडियंस वर वेरी सुपरस्टिशियस, जो कि आज भी है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, तो इनको लगता था ये बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, इनको किसकी ज़रूरत है, इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, एनलाइटन करने की ज़रूरत है, इसके क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर लाया। इसके अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट किया गया, ठीक है। इट सेपरेट द वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। अब वेस्टर्न एजुकेशन जब ये कंट्री में सर्व कर रहे थे, इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अथॉराइज किया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है इंडिया में उनको के ऊपर क्या लगाया जाए, टैक्सेस लगाया जाए पर्सनस के ऊपर। और ये क्या किया जाए, पर्सनस जो लोग टैक्सेस नहीं देते हैं उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए, ठीक है। देखो जहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश मोनोपोली को ख़त्म करा था, ट्रेड मोनोपोली को इंडिया के अंदर, वहीं पे इन्होंने जो मोनोपोली थी कंपनी की टी के ट्रेड में, जो चलता था टी का ट्रेड किसके साथ, चाइना के साथ, और सॉरी ट्रेड इन टी का जो व्यापार था उसमें, और जो चाइना के साथ व्यापार चलता था उस पर इनको पूरी तरीके से क्या रखा था, लगातार कंटिन्यू ही रखा था। देन उसके बाद हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है
हमारी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसमें क्या था, इसमें हमें क्या देखने को मिला था, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, दैट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसा क्यों कहा गया? इसमें देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था बंगाल को, उसमें फिर से डेजिग्नेशन जो था वो चेंज कर दिया गया। अब हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि हमारे पास क्या थे, एक गवर्नर थे। ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिखती हूँ, गवर्नर जो थे इनको चेंज करके क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है बट होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलो यहाँ से बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे इनको क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, इनके नीचे दो प्रेसिडेंट्स थे। अब फिर से क्या होता है 1833 के, ये 1773 में था कि गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1773 के बाद उसके 1833 में क्या बनाया जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। क्या बना देते हैं, यहाँ पे जी ऑफ बी की जगह यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक है, मैं आई लिख रही हूँ, होप आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है और इसको सारी की सारी पावर दे दी जाती है, सिविल और मिलिट्री पावर्स जितनी भी होती है उसको दे दी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज अप होता है, अगर इनको ऐसा बनाया जाता है तो यहाँ पे कौन ऐसे आदमी थे जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भूलने नहीं है, जैसे मैंने बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया था, उस टाइम पे बैरन हस्टिंग थे। ठीक है, 1733 में। देन उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो अभी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया वो किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अब यहाँ पे क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उनको उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो उनसे ले ली गई थी पहले के एक्ट्स में, वो इनको क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। ठीक है, लेकिन अब ये जो लॉज इस प्रोविजंस के एक्ट इन बोला, द लॉज मेड वर मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, जो पिछले जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, 1833 से पहले के जो लॉज हैं उनको रेगुलेशंस कहा जाएगा, जबकि 1833 से लेके जो भी लॉज बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, एक्ट्स कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब पता चला कि उनको रेगुलेटरी एक्ट 1773 क्यों कहा गया, जहाँ बाकी के जो थे उनको ऐसे चार्टर एक्ट के नाम से क्यों बोला गया, तो वो सारी क्या है, रेगुलेशंस है। और 1833 के एक्ट को, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो भी लॉज बनाए जाएंगे दे वर कॉल्ड एज एक्ट्स। ठीक है, अब होता है यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एज ए कमर्शियल बॉडी जो काम कर रही थी वो खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि कमर्शियल बॉडी का जो इनका था कि एज ए ट्रेडर वर्क करिए, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये फुल फ्लैश्ड क्या बन गई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो थी वो बन गई थी। और यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो इंडिया के अंदर टेरिटरीज थी उनको क्या बोला गया, इट बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज आयर्स एंड सक्सेसर। चार्टर एक्ट जो था 1833 का अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है यहाँ पे क्या करने की, ओपन कंपटीशन लाने की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन की जाए और इंडियंस को उनको क्या किया जाए, बाहर नहीं निकाला जाए किसी भी तरह के प्लेस को होल्ड देने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये जो प्रोविजन है ये इसको क्या किया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोविजन जो है इस एक्ट में पास नहीं होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ भी जाए ना कभी, ऐसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कभी आ भी जाए कि कौन सी एक्ट में बात करी गई थी ओपन कंपटीशन की, तो वो था 1833 एक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के अंदर जो हमारा क्या है, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, 1858 तक का आज हम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम
बाकी कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब हमारे पास कौन सा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1850। अब देखो ये जो चार्टर एक्ट है इसको हम बोलते हैं कि ये चार्टर एक्ट पास करी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 से लेकर 1853 के दौरान। इसका ये सबसे लास्ट वाला जो एक मोटिव था वो चल रहा था, ठीक है। इसमें क्या था, पहली बार जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल की बात हमने स्टार्टिंग से देखी, लेकिन गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया फर्स्ट टाइम। अब जब इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया तो इन्होंने बोला, और इसमें क्या था, पहले हमने देखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर पास उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स थे। यहाँ पे इसके कितने मेंबर्स बना दिए गए, 6 मेंबर्स जो थे वो बना दिए गए। और यहाँ पे बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसलर जो थे उनको काउंसिल्स में रखा, उनको क्या कहा जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले एक गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, वो बनाया गया। लेजिस्लेटिव विंग जो था काउंसिल्स का वो फंक्शन कर रहा था एज ए मिनी पार्लियामेंट और अडॉप्ट कर रहा था सेम प्रोसीजर एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लेजिस्लेशन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक ओपन कंपटीशन, देखो ओपन कंपटीशन की पिछले एक्ट में बात करी गई थी, यानी कि 1833 में बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनली इंट्रोड्यूस हो जाता है ओपन कंपटीशन सिस्टम। ओपन कंपटीशन सिस्टम किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के लिए। अब यहाँ पे हम बोलते हैं जो कोवेनेंट था सिविल सर्विस, द कोवेनेंट सिविल सर्विसेज वाज थ्रोन अप ओपन टू द इंडियंस। अब इंडियंस के लिए भी क्या किया गया, सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए एक रास्ता जो था ओपन कर दिया गया। इसी तरीके से क्या बनाई जाती है एक, अब जब प्रोविजन रखा गया कि हम क्या करेंगे, ओपन कंपटीशन सिस्टम लाएंगे सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस के लिए, इंडियंस को भी इसमें मौका दिया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनाया जाता है, एक हमारे पास एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का नाम क्या होता है, मैकुले कमेटी। अकॉर्डिंगली मैकुले कमेटी वाज फ्रेम्ड, और कब बनाई जाती है ये, इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके बनाई जाती है 1854 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1854 में मैकुले कमेटी बनाई जाती है इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो कंपनी का रूल होता है उसको बढ़ा देते हैं और पोजीशन जो होती है इंडियन टेरिटरीज की ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। इसमें ये नहीं लिखा जाता, जैसे पहले उनका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो रहा था वो कुछ टाइम के लिए हो रहा था, कि जैसे 20 ईयर्स के लिए कर दिया, 10 ईयर्स के लिए कर दिया। अब यहाँ पे किसी भी तरह का अब यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सटेंशन जो था वो नहीं डिफाइन किया गया कि कितने टाइम के लिए इनको जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी कंपनी है इसमें क्या किया गया, कुछ चेंजेस लाई गई, जिसपे हम लोग बोलते हैं कि ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी का रूल जो था वो खत्म हो रहा है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अपने तरीके से इंडिया को चलाएगी। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें पहली बार जो था वो लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन जो थी वो दी जा रही थी, जिसमें क्या था, 6 मेंबर्स हमने देखे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स आएंगे, और 6 मेंबर्स के अंदर जो 4 मेंबर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, दे वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स कहाँ की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, इन चारों एरिया से क्या होगा, कुछ मेंबर्स जो है वो चुन के आएंगे, एक एक मेंबर चुन के आएगा जो कहाँ पे बैठेंगे, गवर्नर जनरल की काउंसिल में बैठेंगे। तो यहाँ तक के जो आप रेगुलेटरी एक्ट्स हैं वो आपको क्या हो जाएगा, हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है इसका क्राउन रूल एंड द जो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।